Assalamu alaikum students. Today we discuss about the hydration energy. First of all, we define the hydration energy. It is the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of gaseous ions dissolve in water to give an infinitely dilute solution. अब सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर जो है डेफिनेशन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। वो ये कि पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, वो ये कि 1 मोल ऑफ गैशियस आयंस होने चाहिए। ठीक है, उसको हमने डिज़ोल्व करना है। ठीक है, डिज़ोल्व किया किसके अंदर? वाटर के अंदर, टू गिव एन इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन। अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है? एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन होता है कि जिसमें सोल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होती है और सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। अब इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास सोल्यूशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट के ज़्यादा होने से भी ज़्यादा है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब ये इन्फिनिटी। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा इन्फिनिटी, लामहदूद। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उसमें सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सके। ये है जी हमारे पास हाइड्रोजन आयन, जो कि किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में। ठीक है, अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद यह हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, और इस केस में जो डेल्टा एच, ठीक है, चूँकि एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए एच, स्मॉल एच लिखते हैं, इज़ इक्वल्स टू -1075 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी इसके केस में। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये माइनस साइन जो है यहाँ पे लगा देते हैं। ये बेसिकली इसके केस में हमारे पास जो है 1075 एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब डेफिनेशन प्रॉपर क्या है कि जब भी कोई गैशियस आयन वाटर में डिज़ोल्व होगा तो डिज़ोल्व होने के बाद एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं जी? हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसको हाइड्रेशन एनर्जी ही क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि हम जो है आयंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। हाइड्रेशन का जो वर्ड है वो हाइड्रा से निकला है। ठीक है, तो हाइड्रा मीन्स वाटर। ठीक है, तो जब भी वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एनर्जी रिलीज़ होगी। उस रिलीज़ एनर्जी के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है जी हाइड्रेशन एनर्जी। ये तो हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ने के लिए ना हम साथ साथ जो है दो और टर्म्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को ज़रूर बताते हैं ताकि ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक है जी हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी और दूसरी है जी सॉल्वेशन एनर्जी। पहले मैं सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में बताती हूँ कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या है। सॉल्वेशन एनर्जी है बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा, यानी कि हम आयंस को ही डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व जो हमने सॉल्वेंट लेना है वो वाटर नहीं होगा। अगर वाटर के अलावा अदर देन वाटर जो है हम कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या कहते हैं जी? सॉल्वेशन एनर्जी। अब लेटेस्ट एनर्जी जो है आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो। लेटेस्ट एनर्जी क्या है जी? कि जब भी हमारे पास कोई आयंस जो हैं, ठीक है, गैशियस आयंस मिलते हैं, मिलने के बाद जो है एक सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, अब ये सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड जब बनता है हमारे पास तो इस केस में भी जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है? लेटेस्ट एनर्जी। अब इसके केस में क्या है? -787 किलो जॉल पर मोल। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो डिटेल से पढ़ा है कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है। अब ये जब भी हम जो है हमारे पास गैशियस आयंस होंगे, मिलेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? सॉलिड क्रिस्टल बनेगा, तो उसके केस में या सॉलिड कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बनेगा, तो उसके केस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं जी लेटेस्ट
एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी में डिफरेंस क्या है वो आपके सामने है। वो ये है कि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी के केस में क्या होता है कि हमने आयंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है और वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं तो होते गैशियस आयंस ही हैं, लेकिन उसके केस में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड के बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी। यहाँ पे हमने कोई वाटर वगैरह यूज़ नहीं करना, यही चीज़ आपने जो है वो मेनली माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो होगी 3 टर्म्स जो हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। अब जो है हम हाइड्रेशन एनर्जी को डिटेल से देख लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर हम चलें एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सपोज करें ये है जी मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है। बीकर में मैंने जो है वो वाटर लिया हुआ है और वाटर में अगर मैं NaCl ऐड कर दूं, ठीक है, और ऐड करने के बाद यानी कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट है, NaCl जो है वो सॉल्ट है, अगर इसमें पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्युबल होने के बाद आप देखेंगे कि जब भी आप सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हो तो उस केस में जो पानी का टेम्परेचर होता है वो लिटिल बिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो उसकी रीज़न देखते हैं कि भाई वो क्यों कम होता है, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में क्या किया, डिज़ोल्व कर दिया, ठीक। अब होगा क्या, इसको हम रिलेट कैसे करते हैं इस हाइड्रेशन एनर्जी के साथ, कि जब भी हम NaCl, ये तो था आयन, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि बेशक आयंस जो है आयंस का ही केस है, यानी कि आयंस को हम जो है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है सॉलिड अगर कोई चीज़ है उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके केस में जो पहली कंडीशन है वो क्या है, उसकी आयंस फॉर्मेशन, ठीक है, तभी वाटर उसको डिज़ोल्व करेगा। तो होगा क्या, ये जो NaCl है ये स्प्लिट कर जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, यानी कि जब भी हम NaCl को ऐड करते हैं वाटर में तो पहला स्टेप क्या होता है जी, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। स्प्लिटिंग का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग इनटू इट्स आयंस, यानी कि वो अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये जो है ये जो दो यानी कि आयंस हैं, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, ये क्या करते हैं, वाटर को डिज़ोल्व करते हैं। ये कैसे डिज़ोल्व करते हैं, अगर हम Na पॉजिटिव आयन की बात करें तो ये क्या करता है, पानी को अपने इर्द गिर्द जो है वो सराउंड कर लेगा, ठीक है। या वाटर इस Na पॉजिटिव के इर्द गिर्द सराउंड हो जाएगा। वो कैसे, Na पॉजिटिव पे चार्ज है जी पॉजिटिव, वाटर जो होता है उस पे उसके ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन एंड्स पे पार्शियल पॉजिटिव। अब रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह और भी ढेरों वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको सराउंड कर लेंगे, ठीक हो गया। ये सब जो है इसको सराउंड करेंगे, सही हो गया। अब ये तो था सोडियम। अगर हम क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड आयंस जो हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज है, तो अब जो है वाटर की कौन सी साइड जो है उसको अट्रैक्ट करेगी या कौन सा एलिमेंट, वो है जी हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाली साइड जो है वो इस साइड पे हो जाएगी जिस साइड पे नेगेटिव आयन है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव। इसी तरह जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसको क्लोराइड आयंस को भी ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी कि पहला स्टेप था स्प्लिटिंग, दूसरा स्टेप जो है वो क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा डिसॉल्व, डिसोल्यूशन,
ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हो, डिसोल्यूशन। ठीक है, यानी कि वाटर ने आयंस को क्या कर लिया है, डिज़ोल्व कर लिया है, या आयंस डिज़ोल्व हो गए हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसी केस में हम क्या कहते हैं जी कि भाई जो है नमक पानी के अंदर हल हो गया। ठीक है, या डिज़ोल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया। अब जब ये डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो इसके केस में होता क्या है, ये जो है हमारे पास एनर्जी इमिट करता है। अब जो एनर्जी इमिट होगी वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि उसके बाद हमारे पास रिलीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है जी हमारे पास जब भी कोई सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड जो है आएगा, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो हमारे पास क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो आपको पता है जब हमारे पास इस तरह का आयोनिक कंपाउंड हो और बॉन्ड ब्रेकेज के केस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसका मतलब है इसको इसके आयंस में स्प्लिट करने के लिए जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब ये एनर्जी यानी कि ये वाला जो प्रोसेस होगा ये एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, जब इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, बेसिकली जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, पॉइंट आ जाता है कि भाई सोडियम क्लोराइड अपनी इस को ब्रेक करने के लिए अपने आयंस में एनर्जी कहाँ से लेता है, बेसिकली वो वाटर से एनर्जी लेता है। ठीक है, तो जब वो पानी से एनर्जी लेगा या वाटर से एनर्जी लेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वाटर का जो इंटरनल सिस्टम का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसी वजह से जब भी आप नमक को पानी में हल करते हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। ये फर्स्ट स्टेप में जी एंडो होगा, लेकिन जब हम देखें इसका थर्ड पॉइंट यानी कि वाटर डिज़ोल्व हो गया आयंस में, तो उसके केस में जो है वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वाटर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रेशन एनर्जी। चूँकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है जी एक्सोथर्मिक। ठीक हो गया, ये तो था जी हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं, हाइड्रेशन और लेटेस्ट एनर्जी, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे, इनका जो रिलेशन है हाइड्रेशन एनर्जी का और लेटेस्ट एनर्जी का, बेसिकली ये जो है हमें सॉल्युबिलिटी और नॉन सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वही पुरानी बात जो हमने अभी डिस्कस की, अगर हम बात करें सोडियम आयंस की। ठीक है, सोडियम आयन जो है अगर वाटर में डिज़ोल्व हो, ठीक है, यानी कि इधर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो, तो उसके केस में जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी वो है जी -390 किलो जॉल पर मोल। और अगर हमारे पास क्लोराइड आयंस भी हैं उसी सोल्यूशन में, और उस केस में जी अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी देखना चाहें तो उसकी वैल्यू होगी -384 किलो जॉल पर मोल। और अगर हम ओवरऑल इनकी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू देखना चाहें तो वो होगी, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, वो है जी हमारे पास 774 किलो जॉल पर मोल। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो है वो सोडियम क्लोराइड के लिए क्या थी, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मेक्स NaCl, और इसके केस में डेल्टा H लेटेस्ट कितनी थी, 787 किलो जॉल पर मोल। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये देखें, ये लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो उससे एक रिज़ल्ट निकलता है वो ये कि लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो है अगर ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो आपने याद रखना है जब भी हमारे पास इस तरह का केस आएगा तो वो चीज़ जो है उसके केस में हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और वो चीज़ जो है वो सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी है लेटेस्ट एनर्जी से, तो इसके केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो इसके केस में भी जो है वो चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी मुश्किल से होगी, लेकिन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो है इस तरह का केस हो कि लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, यानी कि समझे बिल्कुल ज़ीरो होगी है, तो उसके केस में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो चीज़ इनसॉल्युबल होगी।
वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने याद रखना है, ठीक है। डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी की। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी की डिपेंडेंस, ठीक है। थर्ड हेडिंग हमारी होगी जी डिपेंडेंस, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी जो है डिपेंड करती है जी चार्ज टू साइज रेशो पे, ठीक है। जितना चार्ज टू साइज रेशियो जो है, अगर हम देखें इसको सेपरेट करके इस रिलेशन को, तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के, ठीक है। ये रिलेशन आपने नहीं भूलना कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन में है और साइज़ के इन्वर्स रिलेशन में है, ठीक है। अब साथ साथ ना ट्रेंड भी देख लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड नहीं देखेंगे, क्योंकि ये लास्ट जो है ये टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी जिसमें हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखेंगे। तो अगर हम बात कर लें टॉप टू बॉटम या ओवरऑल हम कहें कि भाई ग्रुप्स की बात करें, तो ग्रुप्स में हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, हमें पता है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो जब साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके केस में कि ये इन्वर्स रिलेशन है, अगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। 7th ए के मेंबर्स हैं हमारे पास। 7th ए फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्योंकि हमने गैशियस आइंस की बात करें, क्लोराइड, बोरोमाइड एंड आयोडाइड। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं हाइड्रेशन एनर्जी की डाउन द ग्रुप, वो देख लेते हैं कि क्या इनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं या नहीं डिक्रीज़ हो रही। अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड के केस में है -457 किलो जॉल पर मोल, और अगर हम क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड के केस में ये वैल्यू है जी -384 किलो जॉल पर मोल। ब्रोमाइड के केस में है जी -351 किलो जॉल पर मोल। आयोडाइड के केस में है जी -307 किलो जॉल पर मोल। ये माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं वो देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। 457 है, यानी कि ये 400 है, ये 384, 351 एंड 307। तो इससे भी हमें ये पता चला है कि अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी का ग्रुप वाइज ट्रेंड देखें तो ग्रुप में जो है हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज इन ग्रुप्स? तो रीज़न क्या होगी? साइज इंक्रीज, ठीक है। एज साइज इंक्रीज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हम बात कर लेते हैं जी पीरियड्स की। पीरियड्स, अब पीरियड्स में अगर हम देखें तो पीरियड्स के केस में जो है साइज़ जो है, अगर हम साइज़ की बात करें, ठीक है, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो जब साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, दूसरा आपने याद रखना है कि चार्ज जो है इसके केस में न्यूक्लियर चार्ज चूँकि बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ठीक इसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ ही करेगी, ठीक हो गया। अब मैंने जो है चार्ज वाली टर्म ग्रुप में क्यों नहीं डिस्कस की, उसकी रीज़न ये है
कि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज भी उतना ही आएगा। यानी कि अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम 1A की बात करूं तो सब पे +1 चार्ज होगा। चार्ज सेम है लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी साइज पे, इसलिए मैंने चार्ज जो है वो डिस्कशन उसकी नहीं की। लेकिन जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स के केस में मैंने जो है साइज की के लिए भी रिलेशन लिखा है और चार्ज के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है जी हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इनकी अगर वैल्यूज़ देखें, ठीक है, तो सोडियम के केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो है, अभी आपने पढ़ी है 3-399 किलो जॉल पर मोल। और अगर हम मैग्नीशियम के केस में देखें तो -1891 किलो जॉल पर मोल। और अगर हम एल्यूमिनियम के केस में देखें तो -4613 किलो जॉल पर मोल। तो ये चीज़ आपके सामने है कि सोडियम फर्स्ट ए से बिलोंग करता है, मैग्नीशियम 2A से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम 3A से बिलोंग करता है। ठीक है, चूँकि चार्ज बढ़ता जा रहा है, सोडियम पे चार्ज कम यानी कि +1, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, एल्यूमिनियम पे +3 यानी कि चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो चार्ज बढ़ेगा तो उसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखें जी, सोडियम की वैल्यू जो है, सोडियम जो है इसमें वैल्यू सबसे कम है, ये 399 है। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज बढ़ गया तो वैल्यू भी 1891 यानी कि बढ़ गई है, 300 से 18 समथिंग हो गई है। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के केस में वो मज़ीद बढ़ गई है, 4000 एंड समथिंग हो गई है। ठीक है, तो इससे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी चार्ज बढ़ता है तो हमारे पास क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब हम साइज़ से रिलेटेड भी बात कर लें। हमें पता है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो जब साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, साइज़ कम यानी कि साइज़ डिक्रीज़, तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़। तो इन वैल्यूज से भी आपको आइडिया हो गया होगा। ये थी हमारा जो है हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक।